नमस्कार, मैं शुभदा कपिल शब्द यात्रा के इस नए सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मनुष्यों द्वारा विचारों को अभिव्यक्त करने की शैली भाषा कहलाती है। शब्दों और भाषा के माध्यम से सादे विचार भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। शब्दों के इसी महत्व पर प्रकाश डालता है हमारा ये कार्यक्रम शब्द यात्रा। साहित्यकारों की रचनाएं अक्सर व्यक्तिगत जीवन पर आधारित होती हैं और वहीं से वो बहुत सारे अनुभवों को संजोते हैं। अपने इसी अनुभवों को संजोने वाले और सच को अपनी कविताओं में पिरोने वाले राष्ट्र कवि, जो कि पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं, राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में आइए चर्चा करते हैं। सिमरिया कविता की दुनिया के नक्शे में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले का ये साधारण सा गांव असाधारण महत्व रखता है, क्योंकि इसी मिट्टी से ओज की कविता का एक सूर्य उदय हुआ था, जिसका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जब कविता की धरती पर आए तो भावों के परिंदे जाग उठे। भाषा ने नई शक्ल पाई और धरती की ताकत पुरूरवा की वाणी में जैसे उसके सर्जक रामधारी सिंह दिनकर का ही परिचय देते हुए गूंज उठी। मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। सूर्य पूरब दिशा में उगता है। दिनकर का जन्म भी पूर्वी भारत की धरा पर 23 सितंबर 1908 को सिमरिया के इसी घर में हुआ था। दिनकर के रूप में माता मनरूप देवी और पिता बाबू रवि सिंह को जैसे अपना सच्चा उत्तराधिकारी मिल गया था। बालक दिनकर ने बचपन में गरीबी का अंधेरा देखा था। पूरे गांव में एक भी पक्का घर नहीं था, बस मिट्टी की दीवारें और फूस के छप्पर और रोशनी के नाम पर घरों के आलों में टिमटिमाते मिट्टी के दिए दिनकर की गरीबी के साक्षी थे। लेकिन केवल दिनकर ही इस गरीबी के शिकार नहीं थे, बल्कि उस समय समूचा देश इसकी चपेट में था और अंग्रेजी दास्ता जिसका एकमात्र कारण थी। दिनकर ने अंग्रेजों की गुलामी को भी देखा और उनके अत्याचारों से त्रस्त किसानों के जीवन के अंधकार को भी। उस अंधकार को जिसके विरुद्ध संघर्ष छेड़ने की नींव दिनकर के विचारों में पड़ चुकी थी। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कलम से संघर्ष छेड़ने वाले दिनकर का हृदय हमेशा गांव में रहा। उसी गांव में जहां बचपन में उन्होंने गाय भैंस चराई, जहां कुश्ती कसरत कर उनकी देह तगड़ी बनी, जहां वे 12 गांव के मिडिल स्कूल में नंगे पांव जाते और जहां 2 बरस की उम्र में पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। जीवन में दुख और सुख के कई मोड़ आते हैं। 13 साल की उम्र में दिनकर के जीवन में भी एक मोड़ आया जब उनका विवाह श्यामवती देवी से हुआ और वे 2 पुत्रों रामसेवक सिंह और केदारनाथ सिंह तथा 2 पुत्रियों विनता देवी और विभा देवी के पिता बने। उम्र का 20वां साल दिनकर के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि इसी साल पूरे प्रांत में सबसे अधिक अंक लेकर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की
और भूदेव स्वर्ण पदक भी पाया। उम्र के इसी 20वें बरस में दिनकर के 34 कविता संग्रहों की श्रृंखला का भी श्री गणेश हुआ और विजय संदेश नाम से उनकी पहली कविता पुस्तक छपी। बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल की विजय से प्रेरित इस पुस्तक का संदेश पूरे सिमरिया में गूंज उठा। अब साफ होने लगा था कि भविष्य में दिनकर का तेज किसी सीमा में बंधकर नहीं रहेगा। भविष्य में संस्कृति के 4 अध्याय लिखने वाला यह सांस्कृतिक इतिहासकार 24 बरस का होते होते पटना कॉलेज से इतिहास का विशेषज्ञ स्नातक हो चुका था। दिनकर ने ओजस्वी प्रकाश का जो इतिहास कविता में रचा, उसकी पहली पहचान सन 1933 में हुई, जब उन्हें भागलपुर में बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां कविताओं का विषय था हिमालय। वो अक्टूबर के अंतिम दिन थे। दिनकर लालूचक मोहल्ले में अपने एक मित्र के घर ठहरे हुए थे। उन्हें सोने के लिए बरामदे में जगह मिली, जहां एक नसखट खाट पर वे रात भर जागे और हिमालय पर कविता लिखी, जिसे उन्होंने कवि सम्मेलन में सुनाया। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। श्रोताओं पर इस कविता का इतना असर हुआ कि दिनकर ने इसे 3-4 बार पढ़ा। इस तरह कवि सम्मेलनों में दिनकर की यात्रा की शुरुआत हुई, जो उन्हें लोकप्रियता के शिखर तक। द्वारों पर खड़ा क्रांत, सीमा पति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। दिनकर ने भी कविताओं में अपनी ही भाषा शैली को विकसित किया। इस तरह छायावादी व्यक्तिवाद ने विवेदी युगीन सामूहिकता को और सजग और संपन्न और पुर असर होते देखा। कल्पना रहस्य के आसमान से सच्चाई की जमीन पर उतर आई। और फिर सन 1935 में रेणुका और सन 1939 में हुंकार के प्रकाशन ने इस परिवर्तन पर प्रतिष्ठा की मोहर लगा दी। जब दिनकर का नाम क्रांतिकारी कवियों की श्रेणी में लिया जाने लगा, तब अंग्रेजी सरकार चौंक पड़ी और 4 साल के भीतर 22 बार उनका ट्रांसफर किया गया। सन 1933-34 तक दिनकर को बरवीघा हाई स्कूल का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। फिर 1934 में उन्हें सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति दी गई, जहां वे 1942 तक रहे। यहां से उन्हें युद्ध प्रचार विभाग में भेज दिया गया, जहां वे 1943 से 1945 तक कार्यरत रहे। भारत की जनता तो गुलामी के अंधेरे का विरोध कर ही रही थी और दिनकर अंधेरे के खिलाफ होता ही है। रेणुका में लिखी दिनकर की क्रांतिकारी कविताओं का स्वर सरकार के कानों तक पहुंचा। सरकार ने रेणुका का अंग्रेजी अनुवाद करवाकर दिनकर से सफाई मांगी। क्या तुमने ही रेणुका लिखा? जी हाँ। सरकार के खिलाफ कविता क्यों लिखा? छपवाने से पहले सरकार का इजाजत क्यों नहीं लिया? इस कारण अनुमति नहीं ली कि मेरा भविष्य साहित्य में है। अनुमति मांगकर किताबें छपवाने से मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। रेणुका की कविताएं सरकार विरोधी नहीं, देशभक्तिपूर्ण हैं। अगर देशभक्ति अपराध है तो मैं ये बात जान लेना चाहता हूं। तिरुपति में 24 अप्रैल 1974 की रात दिनकर को दिल का दौरा पड़ा और वे भगवान के विराट रूप में समा गए। समय स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी खामोशी में दिनकर गूंज रहे थे। धन्यवाद, मैं सचमुच नहीं मरूंगा। मरण कोट पर चढ़ जीवन की ध्वजा उड़ाकर मैं मृत्युंजय कवि प्रकाश की जय का गान करूंगा। दिनकर का पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ
पटना के बांस घाट पर पंच तत्वों में विलीन हो गया। किंतु उनकी वाणी अमर रही। जिसका प्रकाश भविष्य को आलोकित करता हो, उसका अंत कैसे हो सकता है? मौत दिनकर को मार नहीं सकती, क्योंकि दिनकर कभी अस्त नहीं होता। वाणी और वाक शक्ति के हर पहलू पर पुस्तकें प्रकाश डालती हैं और पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। आलोचक होंगे श्री महेश दर्पण। स्त्री विमर्शकार, स्तंभकार और कथाकार क्षमा शर्मा की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है समकालीन स्त्री विमर्श। दरअसल स्त्री विमर्श भारत में अनेक रूपों में चल रहा है, लेकिन क्षमा शर्मा उन स्त्री विमर्शकारों में से हैं जिन्होंने बीच का रास्ता अपनाया है। यह रास्ता न तो अतिवादी रास्ता है, न पश्चिम के ढर्रे पर चलने वाला रास्ता है, और न परंपरा को घेरे में फंसा रहने वाला रास्ता है। क्षमा जी ये कहती हैं कि हमारे यहाँ बेहद कठोर कानून हैं स्त्री अपराधों के खिलाफ, और जब कोई हादसा होता है तो ये आवाज़ उठाई जाती है कि कानून और कठोर हों। क्या कानूनों के कठोर होने भर से बात बन जाएगी? जब तक दिमाग और मन नहीं बदलेगा, जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और उसे पूरी तरह से सुरक्षा देने की बातें सपनों में ही रह जाएंगी। इस तरह से यह स्त्री विमर्श समकालीन इसलिए है क्योंकि यहाँ उन घंटियों को सुना गया है जो बंद दरवाज़ों के बीच स्त्री की चीखती आवाज़ों को सचेत करती हैं। कहा गया है कि आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई दें तो आप घंटी बजाएं, दरवाज़ा खुलवाएं, परिवार के विरोध में आवाज़ उठाएं और स्त्री को न्याय दिलाएं। पश्चिम से आई हुई इस चीज़ को आप स्वीकार करें, लेकिन आप उन तमाम चीज़ों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं जो हमारे समाज में किसी काम की नहीं है। हमारे समाज में ज़रूरी है स्त्री को पुरुष के बराबर दर्जा मिलना, ज़रूरी है बेटी को बेटे के बराबर समझना, ज़रूरी है उसे विकास के समान अवसर देना, ज़रूरी है उसे शिक्षा के समान अवसर देना, ज़रूरी है उसके मन में ये बात बैठाना कि वो परिवार में दूसरे दर्जे की नागरिक नहीं है। क्षमा शर्मा की खूबसूरती ये है कि वो अपने स्त्री विमर्श में इन तमाम चीज़ों को बेहद सामान्य, सहज, सरल, संप्रेषणीय और समझ में आने वाली भाषा में सामने रखती हैं। उनका कहना है कि हमें हमेशा अंधविश्वासों से बचना चाहिए, हमें वृद्धाओं के प्रति होने वाले अन्याय, अपराध और विसंगतियों से बचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कैसे हम हर उम्र की महिला को सुरक्षा दिला सकें, समाज में न्याय दिला सकें, और केवल स्त्री विमर्श मध्य वर्ग की खाई अघाई स्त्रियों के बीच न चलता रहे, बल्कि उसके लिए हमें तमाम स्तरों पर जाकर के स्त्रियों के विकास की, उनके समुचित स्वास्थ्य सेवाओं की, उनकी शिक्षा की और उनकी सहज स्थितियों की गारंटी देनी होगी। इस पुस्तक की सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ पुरुषों ने सार्थक भूमिका निभाई है, यानी पिता जहाँ परिवार में एक जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाता है, वहाँ उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अखबारों में ऐसे लेख लिखे जाने चाहिए जिससे पता लगे कि आदर्श पिता की भूमिका क्या होती है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि समाज में हम जब ऐसे लोगों को देखेंगे तो हम उनसे प्रेरणा लेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्री विमर्श का अर्थ क्या ये है कि हमें आज़ादी मिल गई है और अब हम जो चाहे वो करें, हम निरंकुश हो जाना चाहें पुरुषों की तरह, क्या यही स्त्री विमर्श है? नहीं। क्षमा शर्मा कहती हैं कि स्त्री विमर्श ये है कि हम
अपने बराबर तमाम स्त्रियों को ऊपर उठा करके लाएं। हम समाज के हर तबके की स्त्री के विकास की बात सोचें। हम देखें कि झोपड़पट्टियों में रहने वाली स्त्री, कस्बों में रहने वाली स्त्री, शहरों और महानगरों में रहने वाली स्त्री कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके चले। इस समकालीन स्त्री विमर्श में सबसे अच्छी भाषा इस रूप में निकल करके आई है कि क्षमा शर्मा ने कहीं भी पुरानी परंपराओं को ढोते रहने का विरोध किया है। कहते हैं किताबें इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और अपने अंदर बहुत सारा ज्ञान समेटे होती है। इसी ज्ञान को संजोकर रखती है लाइब्रेरी। तो आइए चलते हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की लाइब्रेरी। जो ये संस्था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है वो 1962 में इसका बिल्डिंग स्टार्ट हुआ और बिल्डिंग के बनते बनते ही लाइब्रेरी भी इसकी इस्टेब्लिश हो गए। ये लाइब्रेरी जो है इसमें वही लोग आ सकते हैं जो मेंबर हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के, मगर जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और भी जो लोग आना चाहते हैं तो हमने उनके लिए टेम्प्रेरी मेंबरशिप का प्रोविज़न किया है और हम 3 महीने के लिए उनको टेम्प्रेरी मेंबरशिप देते हैं जो रिसर्च करते हैं ऐसे कुछ विषयों पे जो कलेक्शन इंडिया इंटरनेशनल लाइब्रेरी की खासियत है। इसका जो कलेक्शन है सबसे पहले वो हम करीबन 50,000 के करीब है, पर जो इस कलेक्शन में जो एक ख़ास किस्म का कलेक्शन है वो 3 विशेष कलेक्शन है। एक है इंडिया कलेक्शन जो 17th सेंचुरी से लेकर 1947 तक की किताबें जिसमें हैं। इसमें करीब 3000 किताबें हैं और सबसे पुरानी जो किताब इसमें है वो 1672 की है। इसके बाद एक और कलेक्शन आता है सर बिलग्रामी कलेक्शन, जो बिलग्रामी साहब ने खुद हमें डोनेट किया था और इसमें करीब हमारे पास 700 किताबें हैं, उनकी पर्सनल कलेक्शन है ये। एक हमारे पास हिमालयन क्लब का कलेक्शन है जो हिमालय के बारे में उसका फ्लोरा, फौना, ट्रैवल गाइड्स, बिब्लियोग्राफीज, वो करीब 770 किताबों का कलेक्शन है। एक आपने सुना होगा वाटर जॉर्ज कलेक्शन जो आर्किटेक्ट्स की टीम में थे जब दिल्ली बनी थी, तो उन्होंने उनके जो पर्सनल डायरीज़ हैं, पर्सनल कॉरस्पॉन्डेंस हैं, लेटर्स हैं, कुछ आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हैं, वो भी हमने अपने इस कलेक्शन में रखा हुआ है। इसके अलावा जो हमारा कलेक्शन है वो करीब 200 के करीब जर्नल्स आते हैं हमारे यहाँ और उसमें कुछ एक्सचेंज में आते हैं। हमारा एक अपना जर्नल है IISc क्वार्टरली जो 1964 से पब्लिश होता है और वो जर्नल के एक्सचेंज में कुछ जर्नल्स हमारे पास आते हैं। इसके अलावा कम से कम 43 न्यूज़पेपर्स डेलीज़ हमारी लाइब्रेरी में आते हैं जो हम यूज़र्स को फैसिलिटेट करते हैं। ना इस पुस्तकालय की एक बहुत विशेष खासियत है जो कि आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज में नहीं मिलेगा। इसका कम से कम अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 76%, मोर देन 76% कलेक्शन एक्टिव सर्कुलेशन में है, जो आपको कहीं और लाइब्रेरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी ये वन ऑफ द बेस्ट सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी है। 76% इज़ अ नंबर which can be boasted of high circulation rate in the country of any library. हम बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करते हैं, हम रेफरेंस सर्विस लोगों को देते हैं, हम पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं जिसमें अगर कोई हमें कहता कि मुझे इस पे मटेरियल चाहिए और ये मटेरियल सिर्फ इन विषयों में चाहिए तो उसको हम वो कंपाइल करके देते हैं, वो मटेरियल देते कंपाइल करके, जिसको हम पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन सर्विसेज करते हैं। हम वैल्यू एडिड इंफॉर्मेशन सर्विसेज देते हैं और यूज़र्स को 1-to-1 हेल्प करते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल टूल्स। इसके अलावा हम उनको एक्सेस देते हैं डेटाबेसेस को और उनको सिखाते भी हैं कि कैसे यूज़ करना है।
फोटोकॉपी सर्विस होती है जैसे हर एक लाइब्रेरी में होती है, पर प्रिंटिंग सर्विस हम उनको फैसिलिटेट करते हैं अगेंस्ट पेमेंट, जितना भी वो प्रिंट ले। इवन हम उनको स्कैनिंग फैसिलिटी देते हैं, हम उनको खुद असिस्ट करते हैं। एक हमारे यहाँ पर और फैसिलिटीज़ हैं वो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ की हैं। जैसे कोई यूज़र हैं जो बहुत ठीक तरह से नहीं देख पाते हैं, तो हमने उनके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी रहा है जहाँ वो एकदम जितना वो उसको एनलार्ज करना चाहते हैं उस पेज को वो कर सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं। तो वो हमारा एक अलग सेक्शन है। किंडल में हमने काफ़ी किताबें डाउनलोड की हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं अलग से बैठ के किंडल यूज़ करूं और वहाँ पढूं, फिक्शन पढूं, तो वो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। हम उनको हैंड ओवर भी वो किंडल करते हैं, दे कैन बोरो इट ऑल्सो। सीरियस रिसर्चर्स के लिए हमने 6 क्यूबिकल्स बनाए हैं जो वो बोरो कर सकते, हायर रेंट आउट कर सकते हैं फॉर 4 मंथ्स, और उसके लिए उनको नॉमिनल चार्जेस देना पड़ता है उन क्यूबिकल्स के लिए। 4 महीने मैक्सिमम वो एक क्यूबिकल ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आईआईसी लाइब्रेरी एक बड़ी स्पेशल जगह है दिल्ली में, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक मेरे लिए एक ओएसिस है, जहाँ की बाहर के सारा जो शोरगुल वगैरह सब है उससे हम हट के आकर यहाँ पे अपना काम और चिंतन कर सकते हैं। मैं लेखक हूँ, मैंने मेरी दूसरी किताब पे काम कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ की बुक्स का कलेक्शन है बहुत वाइड है, सीरियस किस्म की किताबें हैं, फ़िलासफ़ी पे हैं, लिटरेचर पे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे हैं, पर और सारे मैगज़ीन्स अखबार वगैरह हैं। पर मुझे लगता है कि सबसे स्पेशल जो चीज़ है इस बारे में यहाँ का स्टाफ है, क्योंकि वो एक ऐसी एक एलिमेंट है जिससे कि उसके जो पूरा जो वर्किंग है वो बड़ा स्मूथ हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष 21 जून को 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग सिर्फ व्यायाम ही नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का एक खूबसूरत तरीका है। इससे मन और आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। इसी श्रृंखला में अब पेश है जीवन के रंग योग के संग।
हर्षावहै। साहित्य, शब्द और भाव तीनों एक साथ बहुत ही खूबसूरती से जुड़े हैं। साहित्यकार अपनी रचनाओं में शब्दों के माध्यम से ही समाज में नया संदेश देते हैं। इसी संदेश को देने का एक नया नाम है शब्द यात्रा। आशा है आपको शब्द यात्रा का ये अंक अच्छा लगा होगा। नमस्कार।